हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक चर का रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल इक्वेशन। ध्यान सुनिएगा, वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक समीकरण आपको दिया जाएगा, उस समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालना। कोई भी समीकरण दिया गया है, उसमें एक प्रकार के अगर चर पाए जा रहे हैं, या तो पूरा x रहे या तो y रहे या कोई भी अल्फाबेट अगर एक ही केवल चर रह रहा है, तो हम उसे बोलेंगे एक चर का रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक प्रकार के चर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। इसको रैखिक समीकरण इसलिए बोला जाता है कि यदि किसी भी एक चर के समीकरण का मैं ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंटेशन करूं, तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त होगी, इसलिए हम इसको एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देखिए तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जहां पर आपको एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और अगर एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है किसी क्वेश्चन में, मतलब एक अज्ञात की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप अलजेब्रा की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि एक लड़के की उम्र 3 साल बाद 12 साल हो जाती है, एक लड़के की उम्र 3 साल बाद 12 साल हो जाती है, बताओ उस लड़के की उम्र क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को बिना अलजेब्रा के कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा कर लो ना तो इस क्वेश्चन को करना बस सेकंड का काम रह जाएगा। क्या करो, उस लड़के की उम्र मान लो x, यदि कोई भी अननोन दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, आप उसको कोई भी अल्फाबेट मान लीजिए, x मान लीजिए। तो समीकरण बना लीजिए कि लड़के की उम्र हमने मान लिया x, और 3 साल बाद उस लड़के की उम्र कितनी हो जा रही है, 12। और यदि आप इस इक्वेशन से, इस समीकरण से x का मान निकालने में सफल हो जाते हैं, तो आपको उस लड़के की उम्र पता चली गई। तो हमको यही करना है कि हमको समीकरण इस तरीके से दिया जाएगा और वहां से एक चर का मान निकालना रहेगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो मैक्सिमम आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि एक चर के समीकरण से हल करिए, नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको एक चर का समीकरण बनाना चाहिए और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं कक्षा 5 नवोदय की बात करूं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यदि आपको एक चर के समीकरण का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। कक्षा 5 तक अलजेब्रा का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपको नवोदय निकालना है तो आपको एक चर का समीकरण आना चाहिए। ये आपको दिमाग में बहुत क्लियर कट रखनी चाहिए। इसलिए यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। अब हम एक तरफ से देखते जाते हैं कि हम एक चर के समीकरण को हल कैसे करेंगे। उससे पहले अगर आपने अलजेब्रा का पहले 2 वीडियो नहीं देखा है, एक बेसिक आप अलजेब्रा एक पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में अलजेब्रा का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताया गया, उसको आप जरूर देखें, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं अलजेब्रा का, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो एक चर का समीकरण हल करने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं वो। देखिए, यदि कहीं पर भी कोई अल्फाबेट लिखा गया है, इस अल्फाबेट के पहले कोई अंक नहीं दिया गया है, तो हम 1 मानेंगे। देखिए, मैं बोलूं मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास मोबाइल है, तो क्या मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास कितना मोबाइल है, कितना घर है, कितनी कार है? नहीं। लेकिन आपको पता क्या चल रहा है, कितने का आभास हो रहा है, आभास आपको 1 का हो रहा है। इसका मतलब यदि हम अपने आम जीवन में अगर कुछ नहीं बताते हैं, अंक का नहीं बताते हैं, तो उसको 1 माना जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है ये नहीं बताया जा रहा है, तो कितना मान लेंगे, 1x। यहीं पर ये देख लीजिए 3x का मतलब, कहीं पे लिखा है 3x, तो 3x का मतलब होता है x 3 बार आ रहा है। ध्यान सुनिएगा, 3x का मतलब x 3 बार आ रहा है, और कैसे आ रहा है, जोड़ कर। ध्यान से देखिएगा, x प्लस x प्लस x। यहाँ x के पहले कोई अंक नहीं है, कितना मान लेंगे, 1। यहाँ x के पहले कोई अंक नहीं है, कितना मान लेंगे, 1। यहाँ x के पहले कोई अंक नहीं है, कितना मान लेंगे, 1। तो कुल कितने x हो गए, 3x, तो वही 3x हो जाता है। अगर मैं लिख दूं x पे घाते 3, तो x पे घाते 3 का मतलब होता है, यहाँ पर मतलब होता है x 3 बार आ रहा है, लेकिन कैसे, गुणा करके। दोनों में आपको समझ में आया।
3x का मतलब x 3 बार आ रहा है, और x पे घाते 3 का मतलब है x 3 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ 3x का मतलब है जोड़ कर आ रहा है x, और यहाँ पे x गुणा करके आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, x गुणे x। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, यदि कोई भी अल्फाबेट लिखा गया है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, तो हम लिखेंगे 1। क्यों? यदि x पे कोई घात नहीं है तो x कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे x पे घाते 1। बात क्लियर है? अब कहीं पे लिखा गया है x, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन मान लेंगे? x प्लस। यहां तक क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। देखिए, लिखा गया है 3x, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह, कौन सा चिन्ह मानेंगे? गुणे का चिन्ह मानते हैं। 3 गुणे x, और 3 को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x का गुणांक। 3 को बोलेंगे x का गुणांक। बात क्लियर है? ठीक है। कहीं पे लिखा है x बटा 3 लिखा गया है, तो x बटे 3 का मतलब है 1 बटे 3 गुणे x। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 1 बटा 3। ध्यान से सुनिए, जब भी किसी चीज का गुणांक पूछा जाए ना, तो गुणांक का मतलब होता है जिस चीज का गुणांक पूछा जा रहा है उससे कितने का गुणा किया गया है। तो बताओ, x का गुणांक पूछा जा रहा है, तो x में कितने गुणा किया जा रहा है? 3 का। यहाँ पे x में कितने से गुणा किया जा रहा है? 1 बटे 3 का। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम देखते हैं अपने प्रोसीजर। ध्यान से देखिए, देखिए कोई भी समीकरण लिखा गया है, x प्लस 3 बराबर 6। देखिए ध्यान से, बराबर चिन्ह के दाहिनी तरफ जो भी लिखा जाता है हम उसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड, और बराबर चिन्ह के जो बाएं तरफ लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। यहां तक क्लियर है? ठीक। देखिए, जब भी हम जोड़ने या घटाने वाला काम करते हैं तो एक चीज आप पहले वीडियो में देखे होंगे कि हम एक तरह की चीजों को एक जगह रख देते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। जब भी किसी चीज को सॉल्व करना है ना, तो एक तरह की चीजों को एक जगह रख देते हैं। यहां पर भी हम वही काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रोसीजर देखिए, इसको हल करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए, सभी चर को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, बराबर चिन्ह की एक तरफ चर को और बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ अचर को। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करते समय सबसे पहले हम प्लस माइनस चिन्ह वाले चरों को करते हैं। ध्यान सुनिएगा क्या मतलब है। जैसे यहां पर LHS में हम देखें तो LHS में x क्या है? चर। 3 क्या है? अचर। यहाँ पे 6 क्या है? अचर। अचर का मतलब जिसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। चर कौन से है? जिसका मान बदलता है। जब भी कोई भी अक्षर या कोई भी अंक बराबर चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। और चिन्ह कैसे बदलता है? देखिए, चिन्ह बदलने का नियम होता है प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस का प्लस, गुणे का भाग, और भाग का गुणा। इस तरीके से चिन्ह बदल। तो मैंने क्या बोला कि बराबर चिन्ह के एक तरफ हम लोग कर देंगे चर और दूसरी तरफ अचर। और जब भी कोई भी अक्षर मतलब चर या कोई भी अचर बराबर चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह इस प्रकार बदलेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अभी देखिए x प्लस 3 है, तो मैं 3 को दाहिनी साइड में कर दूंगा, तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3। देखिए 6 का चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि 6 तो देखो अभी भी RHS में है, और 3 आया है LHS से RHS में, इसका चिन्ह था प्लस, अभी क्या हो गया? माइनस। अब इसको हल कर दो तो x बराबर हो गया 6 माइनस 3 बराबर 3, तो यहां से x का मान आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखा गया है 2x माइनस 3 इक्वल टू x
+5। देखिए मैं आपको बोला हूं कि पहले स्टेप में सभी चर को एक तरफ, सभी अचर को एक तरफ करेंगे। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है। देखो जो ये 2x लिखा गया है ना, यहाँ पे जो 2 है, अगर ये प्लस या माइनस चिन्ह के साथ आता है तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। लेकिन ये जो यहाँ पे 2 है ना, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये x का कोएफिशिएंट है। ये x का क्या है? कोएफिशिएंट है। हम चाहें तो इस 2 को हटा सकते हैं। कैसे? x प्लस x लिखकर, मतलब 2x पे हम लिख सकते हैं x प्लस x, 2 तो हट जाएगा, मतलब 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लगेगा कि सर इस 3 को तो आप कर रहे हैं आरएचएस में, इस 2 को क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो अचर नहीं है, वो x का कोएफिशिएंट है। अचर और कोएफिशिएंट में अंतर आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, कहीं पे लिखा गया है 2x + 3 = 0। यहाँ पे 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, अचर है, और ये 2 है ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये x का कोएफिशिएंट है, x का गुणांक है। ये बात आप समझ गए? ठीक। अब देखिए आगे 2x, सभी चर को एक तरफ कर दीजिए, तो 2x इसका चिन्ह यहाँ पे है प्लस, हो जाएगा माइनस, और ये यहाँ पे है प्लस तो प्लस ही रहेगा, और इधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस। देखिए मैं क्या किया हूँ, LHS में 2x है तो LHS को वहीं पे रखा हूँ, 2x को -3 जो है वो RHS में कर दिया हूँ, तो इधर -3 है तो जाएगा +3। 5 पहले से RHS में था, उसको RHS में, और x जो है वो RHS में था तो मैं इसको LHS में लेते हैं। देखिए आप चर को ये RHS में भी कर सकते हैं, LHS में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल रूल में क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हमेशा आप चर को LHS में रखिए। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप RHS में भी कर देंगे ना तो कोई गलती नहीं होगा। मैं एक करके क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, कोई गलती नहीं होगा, बस आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, मतलब एक स्टेप और ज्यादा आपको हमेशा करना पड़ेगा। इसलिए एक पैटर्न बनाइए कि हमेशा चर को हम लोग LHS में रखेंगे और सभी कांस्टेंट टर्म को RHS में। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने वाला है। देखिए तो 2x में से x क्या हो जाएगा x, और 5 + 3 हो जाएगा 8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं चर को RHS में करता हूं, तो देखिए क्या अंतर होगा, ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि हम लोग क्यों हमेशा LHS में ही रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है 2x - 3 = x + 5। देखिए अब मैं अचर को LHS में रखता हूं, तो हो जाएगा -3 - 5 = x - 2x। तो -3 - 5 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, और x - 2x हो जाएगा -x। बराबर चिन्ह के दोनों तरफ अगर माइनस का चिन्ह आता है वो घट जाता है। कैसे आता है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हो जाएगा 8 = x। अब मुझे 8 का मान निकालना है, मुझे x का मान निकालना है, मुझे x का मान निकालना है। कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म का मान मत निकालिएगा, कांस्टेंट टर्म का मान तो हमेशा फिक्स होता है। तो मैं बोलूँ 4 आम, तो 4 आम बराबर कभी 5 आम नहीं होगा, 4 बराबर हमेशा 4 ही होगा। x का मान बदलता है, हमें x का मान निकालना है, हमें अल्फाबेट का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? x = 8। देखिए आपने लिखा 8 = x, फिर आप उसको बदल रहे हैं x = 8, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए अपने दिमाग में ये बनाएंगे कि हमेशा जो चर हैं उनको हम अपनी तरफ रखेंगे, मतलब LHS में रखेंगे, और सभी कांस्टेंट टर्म को RHS में रख देंगे। बात क्लियर है? तो ये हो गया प्रोसीजर। अब कुछ बहुत छोटे छोटे मैं क्वेश्चन के बीच में आने वाले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे कोई समस्या आपको ना हो। ध्यान से देखिए, एक चीज आपको पता होगी कि किसी भी समीकरण में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में हम किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, किसी संख्या को जोड़ सकते हैं, और किसी संख्या को घटा भी सकते हैं।
समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण का ये रूल है, कोई समीकरण के मान में परिवर्तन नहीं होता है, उसी रूल का हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे लिखा गया x + 3 = 5, यदि मैं पूरे समीकरण में 2 को जोड़ दूं तो हो जाएगा x + 3 + 2 = 5 + 2। अब देखिए ये जो +2 है ना, इस +2 को आप आरएस में कर दीजिए, तो कोई भी अक्षर या कोई भी अंक बराबर चिन्ह के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा x + 3 = 5 + 2 - 2। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x + 3 = 5। तो आपने देखिए कि +2 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरीके से -2 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दोनों पक्षों में भाग देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरे एक चर के समीकरण में आपको हर जगह फेस करनी पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहला चीज, कहीं पे अगर क्वेश्चन में आ जाए 3x = 5, इस तरीके से अगर आ जाता है तो आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना? x। 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। 3 × x = 5। अब जब 3 इधर जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो गुणे का क्या हो जाता है? भाग। तो x = 5/3। समझ गए? ये कर लीजिएगा, पहला चीज ये समझ में आया। 3 और x के बीच में कौन चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है, तो हम 3 गुणे के साथ है उसको हम दूसरी तरफ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा भाग के साथ। अब देखिए कहीं पे लिखा गया है -2x = 5। अब यहां से x का मान निकालना। देखिए यदि ऋण का चिन्ह जो है, ऋण का चिन्ह किसी समीकरण में किसी एक पक्ष में है तो हम उसको चाहे तो LHS में रखें और चाहे तो RHS में भी रख सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों पूरे समीकरण में हम लोग -1 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, तो हो जाएगा -2x × -1 और ये हो जाएगा 5 × -1। देखिए मैं क्या किया हूं, मैं पूरे समीकरण में दोनों पक्षों में -1 से गुणा किया हूं। मैं अभी आपको बताया हूं कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो मैं गुणा किया हूं। बताइए -2x और गुणे -1 दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो 2x × 1 हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5 × -1। 5 × -1 क्या हो जाएगा? बताइए, एक प्लस है एक ऋण है, एक प्लस है एक ऋण चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा -5। तो देखिए यहाँ पे LHS में ऋण चिन्ह था, इसको हम RHS में कर सकते हैं। अब जब किसी क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा ना तो हम इस तरीके से -1 से गुणा करके हम लोग इस तरीके से RHS में नहीं करेंगे, हम ये काम डायरेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे क्यों हम आपको बताएं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप याद ना करें कि माइनस का चिन्ह RHS में चला जाता है। नहीं जाता, नहीं, आप -1 से गुणा करके भेजते हैं उसको, लेकिन ये काम हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान हो जाएगा -5/2। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, कहीं पे लिखा है -2x = -5। अगर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण का चिन्ह आता है तो क्या होता है? आप फिर से -1 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा -2x × -1 = -5 × -1। तो बताइए -2x × -1 दो संख्या है, दोनों ऋणात्मक है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाता है? धनात्मक। तो हो जाएगा 2x और -5 × -1 क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण का चिन्ह आता है तो दोनों ऋण चिन्ह खत्म हो जाते हैं और दोनों चिन्ह क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5/2।
इस चीज को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए और एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए 3x बराबर 5, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, कौन सा चिन्ह मानेंगे? गुणे का चिन्ह मानेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 5/3, बटे का मतलब भाग होता है, यहाँ पे गुणे में था तो यहाँ हो जाएगा भाग। यहाँ पे 2x बराबर 5 -2x बराबर 5 है, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम लोग माइनस चिन्ह को आरएचएस में करना चाहते हैं, क्योंकि हमको x का मान चाहिए। तो हम दोनों पक्षों -1 से गुणा करके हमने किया, तो ऋण का चिन्ह आरएचएस में चला जाता है, उसमें हमको कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए दोनों पक्षों में ऋण का चिन्ह आ रहा है, -1 से हमने गुणा कर दिया तो दोनों तरफ से ऋण का चिन्ह हट जाएगा। अब ये जो स्टेप है आपको डायरेक्ट करना है, यहाँ से सीधे आपको ये लिख देना है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कैसे होता है। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप आप लिखेंगे, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। अगर आपको यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो एक चर के समीकरण को हल करने में कोई समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। टू एक्स प्लस 6 प्लस 3x इक्वल टू 8x माइनस 3। क्या करेंगे? सभी चर को एक तरफ और सभी अचर को एक तरफ। 2x माइनस 8x, इधर x वाला को मैं इधर कर दिया, एलएचएस में कर दिया। अब इधर क्या बचा? -3 और -6 और कुछ बचा है +3x यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग +3x भी लिख देंगे। देख लीजिए, एक बार ध्यान से मिला लीजिएगा, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, तो जल्दबाजी में छूट भी जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अब इसको हल करना है, तो इसको हल कैसे करते हैं आप इसके पहले वाली वीडियो में अलजेब्रा का एडिशन देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3 2 5, तो हो जाएगा 5x माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9। ये हो जाएगा -3x और इक्वल टू -9। अब देखिए दोनों पक्षों में ऋण का चिन्ह आ रहा है, तो हम लोग -1 से गुणा नहीं करके डायरेक्ट हटाएंगे, तो हो जाएगा 3x बराबर 9 और 3 और x के बीच में कौन चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है, तो क्या होगा? x बराबर 9/3 और 9/3 कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से x का मान कितना हो जाएगा? 3। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको आप अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब एक टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा, जब आपको भिन्न मिलेगी, जब क्या मिलेगा? समीकरण में आपको भिन्न मिलेगा। अब उसको सॉल्व करने का क्या तरीका? ध्यान सुनिएगा। जब भी किसी समीकरण में आपको भिन्न मिल जाए तो तुरंत आप बराबर चिन्ह के दोनों पक्षों में एक भिन्न बनाने का प्रयास करिए। एक भिन्न। यदि आप एक भिन्न बनाने में सफल हो गए तो आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिर्यक गुणा। ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है x/3 बराबर 4/5। यहां से x का मान निकालना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का गुणा 5 में होगा और 3 का गुणा 4 में, तो हो जाएगा 5 गुणे x बराबर 3 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह, तो हो जाएगा x बराबर 12/5। ये आप समझे क्या किया हूं मैं? 5 तिर्यक गुणा कर दिया हूं, तो 5 का x में गुणा और 3 का 4 में। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक ही कंडीशन है कि बराबर चिन्ह के दोनों तरफ एक एक भिन्न होना चाहिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर लिखा गया है x/3 प्लस 2/3 बराबर 4/5,
यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बराबर चिन्ह के बाएं तरफ दो भिन्न है, पहली भिन्न x/3 और दूसरी भिन्न 2/3। बस इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले आप इसको हल कर दीजिए। देखिए x/3 को एक तरफ रख दीजिए और ये सभी अंकों की तरफ लिख दीजिए। तो जगह 4/5 और -2/3। अब 4/5 -2/3 को हल कर दीजिए, एलसीएम लेके दोनों तरफ एक एक आपको भिन्न मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। बात क्लियर है? तो इस तरीके से इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एक चर के समीकरण। ठीक है, अब आप कक्षा 6, 7, 8 का एक चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे जो कंपटीशन के एग्जाम में आए हुए हैं, नवोदय में आए हुए हैं या सैनिक स्कूल में या कुछ और भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उनसे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।